हेलो एवरी स्टूडेंट्स। आज हम सभी लोग चैप्टर्स कोशिका संरचना एवं कार्य क्लास लेवल का सेकेंड लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने आपको बता दिया था कि इसके पहले हम लोगों ने यूकैरियोटिक सेल के बारे में कंप्लीट डिस्कस कर लिया था और मैंने तब आपको बताया था कि यह सेकेंड लास्ट लेक्चर होगा, बट आप मान लें कि एक लेक्चर और आपको प्रोवाइड किया जाएगा क्योंकि स्टूडेंट्स के कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें फ्लैजिला और सीलिया पढ़ा दीजिए। तो फ्लैजिला और सीलिया हम तभी पढ़ पाएंगे जब हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज का यह वीडियो लेक्चर जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, यह वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोकैरियोटिक सेल के लिए कंप्लीट दिया जा रहा है, जिसमें हम बेसिक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में और स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमने इसके पहले यूकैरियोटिक सेल के बारे में शुरू से लास्ट तक साइटोप्लाज्म मटेरियल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसके अलावा सारे कोशिकाओं के बारे में, केंद्रक के बारे में डिस्कस कर लिया था और फाइनली हम लोगों ने गुणसूत्र पर भी डिस्कस कर लिया था। तो आइए हम शुरू करते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, हिंदी में भी प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं और इंग्लिश में भी प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का अर्थ क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है। प्रो मीन्स होता है प्रीमिटिव, प्रीमिटिव मीन्स होता है लेस डेवलप्ड एंड कैरियंस मीन्स होता है न्यूक्लियस और द न्यूक्लियाई। मीन्स क्या हुआ इसका, लेस डेवलप्ड न्यूक्लियाई यानी ऐसी कोशिका जिसके अंदर एक पूर्ण विकसित केंद्रक ना पाया जाए, जिसके अंदर अल्प विकसित केंद्रक या केंद्रक ना के समान पाया जाए, लेस डेवलप हो, पुअरली डेवलप हो, अनुपस्थित हो, ऐसी कोशिका को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब केंद्रक अनुपस्थित या लेस डेवलप होने का मतलब क्या है, मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं। जनरली हमारे हाथ पैर सही हो तो हम क्लासरूम में आकर आपको पढ़ाए और पढ़ाने के बाद फिर चले जाए एक लेक्चर देने के बाद, तो मैं एक वेल डेवलप्ड टीचर हूं जो चलकर आता हूं और पढ़ाकर चला जाता हूं। एक एग्जांपल देते हैं, ऐसा कोई टीचर जिसका दोनों पैर डिसवैलिड है, विकलांग है, उसे दो लोग लाते हैं, चेयर पर बैठाते हैं, एक लेक्चर देता है और फिर उठाकर ले जाते हैं। दोनों में डिफरेंस आया, यानी दोनों टीचर लेक्चर दे रहा है परंतु एक आकर पढ़ाकर चला जाता है और एक दूसरे के लाने पर आकर पढ़ाकर जाता है। जो पढ़ाकर चला जाता है दिस इज द कंप्लीट न्यूक्लियाई एंड जो आया और फिर उसे दूसरे लोग लाए और ले गए दिस इज द लेस डेवलप्ड न्यूक्लियाई। मतलब ये है कि जब कोई केंद्रक पूर्ण विकसित हो, जिसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित हो, जिनमें केंद्रक द्रव्य प्रेजेंट हो, जिनमें केंद्रिका भी उपस्थित हो, ऐसे केंद्रक को हम कंप्लीट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियाई कहते हैं, जिसके अंदर क्रोमोसोम और डीएनए जैसे मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। जबकि अगर कोई ऐसी सेल जिसके अंदर न्यूक्लियाई के समान संरचना तो है बट दिस इज नॉट ए न्यूक्लियाई, दिस इज द फॉल्स न्यूक्लियाई आल्सो नोन एज द न्यूक्लियड, उसे हम केंद्रकाक कहते हैं। ऐसी कोशिका के अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं है, केंद्रक द्रव्य नहीं है, केंद्रिका नहीं है, ऐसे न्यूक्लियाई को हम प्रिमिटिव न्यूक्लियाई कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक प्रकृति की पहली कोशिका है जिसको खोजा गया था और यह एक ऐसी कोशिका होती है जिसके अंदर केंद्रक अल्प विकसित होता है, कंप्लीट डेवलप नहीं होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की खोज के बारे में डिस्कवरी करें, खोज के बारे में डिस्कस करें, हमने आपको अच्छे से समझा दिया था। हमने जब सेल शुरुआत की थी तो हिस्ट्री पर अच्छे से डिस्कस किया है। हमने बताया था उसी दौरान कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने 10 जून 1676 को किया था। इन्होंने ठीक है बैक्टीरिया की खोज दो स्थानों पर किया था, एक तो पस सेल्स में किया था और दूसरा हमारे शरीर में पाए जाने वाले पायरिया रोग के यानी स्केटन्स ऑफ टीथ से भी इस जीवाणु की डिस्कवरी की थी और रेन वाटर में भी इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 10 जून 1676 को पहली प्रोकैरियोटिक कोशिका की खोज की थी। अब हम थोड़ी सी विशेषता जान लेते हैं। हम चाहे इसे विशेषता कहें और चाहे इसकी कमी कहें, मतलब क्या है, मतलब वो प्रोकैरियोटिक सेल वास्तविक रूप में होती क्या है, इसका मतलब क्या होता है। पहली बात तो इसमें कोई भी दोहरी झिल्ली के कोशिकांग नहीं पाए जाएंगे। जो विशेषता में मैं समझा रहा हूं इसे कान खोलकर सुनेंगे क्योंकि ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन बन चुका है। पहली बात, इसमें दोहरी झिल्ली के कोशिकांग एक भी नहीं पाए जाते हैं, कान खोलकर सुनेंगे। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक गाल्जी बॉडी, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे कोशिकांग इस पूरी सेल के अंदर एक भी नहीं होते हैं, यानी पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं।
इसके अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, यानी इस सेल के अंदर केंद्रक के अंदर उपस्थित केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। इसके अंदर केंद्रक द्रव यानी न्यूक्लियोप्लाज्म भी एब्सेंट होता है और इसके अंदर केंद्रिका नहीं पाई जाती है। तीन बातों को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। पहली बात, इसके अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, केंद्रक द्रव नहीं पाया जाता है और केंद्रिका नहीं पाया जाता है, इसलिए ऐसे न्यूक्लियाई को लेस डेवलप कहते हैं। दूसरी बात, इसमें दोहरी झिल्ली की कोशिकाएं भी अनुपस्थित होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाए और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसी संरचना नहीं पाई जाती है। एक बात और इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट होगा वह 80S ना होकर 70S होता है, यानी 80S राइबोसोम भी इसके अंदर अनुपस्थित होता है। अगर हम उदाहरण की बात करें कि प्रोकैरियोटिक सेल का बेस्ट एग्जांपल क्या है, तो माइकोप्लाज्मा, जिसे पीपीएलओ प्लूरोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म हम कहते हैं, जो प्रकृति की सबसे छोटी कोशिका भी होती है, ये उदाहरण होगा। दूसरा, जीवाणु कोशिका प्रकृति की सभी बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक का बेस्ट एग्जांपल हैं और साइनोबैक्टीरिया भी प्रोकैरियोटिक का बेस्ट एग्जांपल होते हैं, जिनमें विशेष प्रकार के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। आइए हम इसके बाद में एक बार पूरा रिवाइज करके स्ट्रक्चर पर डिस्कस करेंगे। पहली बात ध्यान से सुनेंगे, प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रिमिटिव एंड कैरियन मींस होता है न्यूक्लियस, यानी लेस डेवलप्ड न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द पार्ट्स ऑफ सेल नोन एज द प्रोकैरियोटिक सेल। खोज की हम बात करें तो इसकी खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉफ ने 10 जून 1676 को प्रथम कोशिका के रूप में किया था। देन इसके पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में न्यूक्लियर सेल की खोज की थी, जो एक निर्जीव कोशिका नॉन लिविंग सेल थी और सजीव कोशिका के रूप में पहली कोशिका प्रोकैरियोटिक की खोजी गई। अगर हम विशेषता की बात करें तो यहाँ पर कोई भी दोहरी झिल्ली का कोशिकांग प्रेजेंट नहीं होता है। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव, केंद्रक आवरण या हम केंद्रिका की बात करें, ये सब अनुपस्थित होते हैं और 80S राइबोसोम भी नहीं पाया जाता है। एग्जांपल्स अगर हम देखें उदाहरण, तो माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, किलर डायनोफ्लेजेटिस, ये सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल हैं। अगर हम संरचना की बात करें तो इसकी संरचना एक बैक्टीरियल सेल की कोशिका या एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या होता है, बहुत ध्यान से इस बात को समझेंगे। हमने जो स्ट्रक्चर बना रखा है यह एक प्रोकैरियोटिक सेल है जो एक जीवाणु कोशिका है, इसके बारे में देखेंगे। एक जीवाणु कोशिका के बारे में पहले देखते हैं। जीवाणु कोशिका में मुख्य रूप से 3 लेयर पाई जाती हैं। सबसे बाहर की तरफ एक लेयर ऑरेंज कलर से बनाई गई है, दिस लेयर इज नोन एज द कैप्सूल वॉल, यानी जीवाणु कोशिका के बाहर एक आवरण पाया जाता है लेयर का, जिसे कैप्सूल वॉल कहते हैं और वह कैप्सूल वॉल अंदर की तरफ मध्य भाग में एक लेयर से ढका है जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, दिस इज नोन एज द सेल वॉल। अब इसके अंदर एक लेयर पिंक कलर से भी आपको दिखाई दे रही है, दिस इज नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब जीवाणु की कोशिका 3 परतों से ढकी होती है, घिरी होती है संरचना के आधार पर, जिसे हम कैप्सूल वॉल बाहर की तरफ, उसके अंदर सेल वॉल और उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रूप में जानते हैं। हम अगर कैप्सूल वॉल और सेल वॉल की बात करें, मुख्य रूप से कैप्सूल वॉल की, तो कैप्सूल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है, जिनमें 2 विशेष प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। पहली तो इनमें एक विशेष प्रकार की शुगर, जिसे नाना एन-एसिटिल ग्लूटानिक एसिड, एन-एसिटिल मुरामिक एसिड और एन-एसिटिल नोरामिनिक एसिड के रूप में जानते हैं। मुख्य रूप से नाग और नाम जैसे विशेष प्रकार के शुगर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हम दोबारा इस बात को रिवाइज करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनकी जो सेल वॉल है पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, जिनमें नाम और नाग जैसे विशिष्ट शुगर्स प्रेजेंट होते हैं, शर्कराएं पाई जाती हैं। इसके अलावा कैप्सूल वॉल सबसे बाहर में रक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करती है। और अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली की बात करें तो इनकी कोशिका झिल्ली प्रोटीन, लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। अब अंदर की तरफ आते हैं। अगर हम सेल के इंटरनल सेक्शन की तरफ चलते हैं तो इस सेल के इंटरनल सेक्शन में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ पेनिट्रेट करके एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसी संरचना का निर्माण करती है और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसी संरचना को हम मीजोसोम कहते हैं। मीजोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका के कोशिकांग होता है। जनरली मैंने अभी आपको बता रखा है कि इस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं और जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन हमने पढ़ा रखा है कि रिस्पायरेशन करना होता है या एटीपी का फॉर्मेशन करना होता है। अब यहाँ पर अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो ऊर्जा का निर्माण कौन करेगा? मीजोसोम इज द लाइक वर्क एज द माइटोकॉन्ड्रिया, मींस हम कह सकते हैं मीजोसोम इज द माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल।
मीजोसोम से कुछ विशिष्ट प्रकार के रिस्पिरेटरी एंजाइम सीक्रेट होते हैं, जिनकी सहायता से श्वसन संबंधी एंजाइमों की सहायता से मीजोसोम इस सेल के अंदर ऊर्जा का निर्माण करता है। एक बार मैं पूरा रिवाइज करता हूं मीजोसोम के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मीजोसोम प्रोकैरियोटिक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनर प्रोजेक्शन होता है, आंतरिक धसाव होता है, जो रिस्पिरेटरी एंजाइम श्वसन संबंधी एंजाइमों को रिलीज करता है और इस सेल के अंदर ऊर्जा का निर्माण करता है। इसके अलावा इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, जो पूरे पार्ट्स में दिखाई देगा, कोशिका द्रव प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसमें दो विशेष प्रकार के डीएनए प्रेजेंट होते हैं। एक डीएनए राउंडेड डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए गोलाकार डीएनए होता है, और इसके दोनों एंड आपस में जुड़े होते हैं, जिन्हें हम प्लाज्मिड कहते हैं। यह एक अतिरिक्त डीएनए खंड होता है, जबकि इसके अंदर एक विशिष्ट प्रकार का डीएनए खंड पाया जाता है, जो केंद्रक की भांति कार्य करता है, जिसे केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड कहा जाता है, परंतु इसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव या फिर केंद्रिका जैसी संरचना नहीं होती है। मींस ये लेस डेवलप न्यूक्लियाई होता है, जो इस सेल के अंदर होल फंक्शन क्रिएट करता है। इस सेल के अंदर 70s मींस मैक्सिमम आरएनए मेन राइबोसोम्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं, जो 70s राइबोसोम बिखरे हुए फॉर्म में पाए जाते हैं। तो एक बार पूरा सेल में रिवाइज करता हूं। बाहर की तरफ 3 लेयर कैप्सूल वॉल, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मुख्य रूप से पीएलपी प्रोटीन लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आंतरिक हिस्सा धंसकर मीजोसोम का फॉर्मेशन करता है, जो रिस्पिरेटरी एंजाइम को सीक्रेट करते हैं। इसके अलावा दो विशेष डीएनए प्रेजेंट होते हैं, एक प्लाज्मिड जो सर्कुलर डीएनए होता है, और एक एक्स्ट्रा डीएनए मॉलिक्यूल्स के रूप में या पूरे सेल्स के आंतरिक भाग में मुख्य कार्यों को नियंत्रित करने वाला न्यूक्लियोइड या केंद्रकाभ पाया जाता है। साथ में पूरे सेल्स के अंदर विशिष्ट प्रकार के बिखरे हुए 70s राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें दो प्रकार का फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। बाहर एक लॉन्ग फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, जो न्यूट्रिशन यानी पोषण में सहायता करता है। साथ में बैक्टीरियल की सेल में बहुत सारे फ्लैजिला पूरी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं, जो इनके मूवमेंट या गति में सहायता करते हैं। एक बार दोबारा सुनेंगे। जीवाणु की कोशिका के चारों तरफ अनगिनत फ्लैजिला छोटे आकार के पाए जाते हैं, फ्लैजिला या फ्लैजिलम कहते हैं। ये गति में सहायता करते हैं, जबकि इनकी बॉडी की स्ट्रक्चर पर एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है, जो इन्हें मुख्य रूप से भोजन या पोषण ग्रहण करने में, भक्षण करने में सहायता करता है। इसके अलावा इनकी बॉडी पर सेक्स पिलाई भी पाए जाते हैं, जो जनन में सहायक होते हैं। उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। इसके अलावा खोज और विशिष्टता के बारे में हमने डिस्कस किया है। अगले वीडियो सेगमेंट में हम सभी लोग फ्लैजिलम के बारे में, सेक्स फिलाई के बारे में और सीलिया की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। साथ में हम उसी लेक्चर में टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ शेप पर भी डिस्कस करेंगे। तो आप प्रोकैरियोटिक सेल की इस बेसिक लेक्चर को 100% तैयार करेंगे। एक वीडियो लेक्चर आपको मैं और प्रोवाइड करूंगा, देन ये सेल वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा और हम नेक्स्ट कोई अगला चैप्टर्स, एक हम आपको एनाटॉमी ऑफ एनिमल्स एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स में कॉकरोच पर डिस्कस कर रहे हैं। कॉकरोच का एक पाचन तंत्र पढ़ाकर हम नेक्स्ट उसके बाद में केचुए पर आएंगे, अर्थवान, फेरोथीमा, पोस्थीमा पर डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर्स आपका हो जाएगा। इस प्रकार हम 11th का 2 चैप्टर पढ़ रहे हैं और फिर हम अन्य चैप्टरों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये लगातार चैप्टर्स आपको कंटिन्यू दिया जा रहा है और आप इसे अच्छे से तैयार करते रहे। अगर आपको मेरी बायोलॉजी समझ में आ रही है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अधिकतम लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।